क्या इंडिया की इकोनॉमी कोलैप्स करने वाली है? 2008 और आजकल न्यूज़ में चल रहा है ना कि 2008 वाली क्राइसिस, ये क्राइसिस, वो क्राइसिस, कोलैप्स, इकोनॉमी बस्ट आउट, ये होने वाला है, या कहानी कुछ और है? जो हमें दिखाया जा रहा है वो हम उस चीज़ को हम समझ पा रहे हैं कि नहीं? भाई परसेप्शन होता है ना सबका अलग अलग, तो किस तरह से हम परसीव कर पा रहे हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आज के हमारे इस सेशन में। ठीक है, तो यो दोस्त एंड होस्ट शिवेंद्र त्रिपाठी, बाय द वे, आपको तो पता ही है। और आज हम एक बहुत ही सॉलिड टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, पूरी प्लानिंग को समझने के लिए। क्या है, क्या मतलब कहाँ से इन्वेस्टमेंट आता है इंडिया में, FIDI, सब कुछ, एवरीथिंग, क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन क्या है, आने वाली सिचुएशन क्या है, सब कुछ क्लियर, एवरीथिंग, ईरान, मेक इन इंडिया, सब कुछ, एवरीथिंग। ठीक है, छोटे से वीडियो, छोटा तो नहीं बनेगा लेकिन कोशिश करूंगा छोटा वीडियो बनाना। ठीक है, तो पहले, सबसे पहले दोस्तों, आज दुनिया की एक चीज तो आपको समझ में आ रही, दुनिया की हर बड़ा इन्वेस्टर, दुनिया का हर बड़ा इन्वेस्टर, हर एवरी बिग कंपनी, एक और सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट, बड़े बड़े इकोनॉमिक एक्सपर्ट एक ही कंट्री को सीरियसली देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? हमको तो मतलब हमारी कंट्री। ठीक है, हमारी कंट्री इंडिया को सीरियसली देखा जा रहा है, तभी तो चाइना +1 बना है। चाइना को कोविड के बाद क्या हुआ? चाइना, कोविड, फिर सब खेल समझ में आया, फिर चाइना +1 बना। +1 कौन? हम, इंडिया। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा करके सारी चीजें वो हमारे इंडिया पे, हमारी कंट्री पे भरोसा दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं और क्यों दिखा रहे हैं उसका रीजन, एक तरफ पूरा ग्लोबल स्लोडाउन चल ही रहा है, पूरा जो साउथ ईस्ट, मिडिल ईस्ट में हो रहा है, सारी सब कुछ बवाल चल ही रहा है, ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा है। पेट्रोल 40% तक डीजल पेट्रोल कंट्रीज में, काफी कंट्रीज में हाइक ऊपर चले गए। ठीक है, हम तब भी बचे हुए हैं, इंडिया बची हुई है बाकी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। क्यों? अभी कुछ दिन, आज है डेट 15 मई। ठीक है, 15 मई 2026। कुछ दिन पहले भी मोदी जी ने अनाउंस, मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भाई पेट्रोल डीजल 1-2% आपका, 2 या 3 रुपए पेट्रोल और करीब कुछ डीजल, दोनों में प्राइस बढ़ाई जाए। प्राइस, एक सोचो, अब वो क्राइसिस कब से चल रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, तब तक हम सेफ थे। जब भी कभी कहीं पूरे देश में कहीं भी इलेक्शन होता है तो बहुत सारे फंड लगते हैं, खर्चा होता है, सारी चीजें होती है, इलेक्शन के बाद ऑटोमेटिकली प्राइसेस बढ़ती हैं। ये हिस्टोरिकल पैटर्न है। ठीक है, उस हिसाब से, और प्लस हमारा एक ये बवाल चल रहा है, ये पूरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज, उसके बाद भी हमने, हमारी कंट्री ने, हमारे लीडरशिप ने, कंट्री के लीडरशिप ने चीज़ों को कंट्रोल रखा, बेस में बना के रखा, कुछ नहीं होने दिया। फिर इलेक्शन, अभी इतने सारे 5 स्टेट्स के इलेक्शन हुए हैं, तो इलेक्शन के बाद पैसा लगता ही लगता है। तो उसको भी लेके थोड़ा सा पेट्रोल डीजल का थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। उसमें दुनिया पैनिक हो गई, पूरा लोग पैनिक करने लगे, बहुत लोग पैनिक करने लगे। अरे अरे भाई, जाके और कंट्रीज में देखो, 40% पेट्रोल डीजल बढ़, देखो ना, कंपेयर करो ना कि कंट्रीज ड्यू टू व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज इन अदर कंट्रीज। सब कंट्रीज में देखो पेट्रोल डीजल प्राइस में क्या इम्पैक्ट आया है, 40% तक बढ़ गया भाई। समझ रहे, हिल जाते अगर इतना बढ़ा देते, पागल हो जाते इंडिया। लेकिन हमारी लीडरशिप, हमारे गवर्नमेंट ने चीजों को सोच समझ के कंट्रोल में रख के धीरे धीरे चीजों को आगे ले जा रहे हैं। ठीक है, चारों तरफ स्लो डाउन चल रहा है, हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ा? चारों तरफ इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी जबरदस्त लेवल पे पहुंच गई है, इन्फ्लेशन बहुत, आपको दिख रहा है कुछ? इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा, जो एक स्पीड होती है ना, एक तरीका होता है, उसी तरीके में चल रही, कुछ कुछ एकदम पैनिक नहीं हुआ है। ठीक है, सप्लाई चेन क्राइसिस होगी कितनी जगह, सब जगह देखो सप्लाई चेन डिसरप्ट होगी पूरी तरह से। फिर भी इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट, मैं पहले भी कई वीडियो में भी कनेक्ट कर लोगे सारी चीजें, अगर देखते होगे, देखा होगा तो, पूरा जो दुनिया की फास्टेस्ट इकोनॉमी, जो ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है ना, उसमें नंबर 1 पे हम ही बने हुए हैं, ±1% हम ही बने हुए हैं, मेंटेन है, सारी चीजें मेंटेन है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, क्या मैं बोला था कि क्या, कहां से इन्वेस्टमेंट आता है इंडिया में? ठीक है, क्या होते हैं FIDI, सब अब हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तो वो कहानी मैं आपको बता दिया स्टार्टिंग में कि भाई कुछ क्या होने वाला है, कोलैप्स होने वाली, खत्म होने वाली है, या फिर एक नई शुरुआत होने वाली है। नई शुरुआत मतलब कोविड क्राइसिस, दुनिया खत्म, दुनिया तो ये बोले थी खत्म भैया, तो आदमी नहीं बचेगा तो पैसे लेके क्या करेगा, बेचो, निकलो, भागो, वो था ना। फिर भी इंपॉर्टेंट ये सोचो, फिर भी उस वक्त जिसने पैसा लगा दिया वो आज के टाइम पे राजा बन के बैठा हुआ है। अब सोचते हैं कि अरे यार लगा देते, लोग तो भाग रहे थे। इन्वेस्ट कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? वही जो मैं बताने वाला हूं, FIs and DIs, बिग प्लेयर्स, वो इन्वेस्ट, रिटेलर्स भाग गए, निकलो निकलो, टू सम गेम होता है ना, एक खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है, रिटेलर्स भाग गए। और जैसे पैनिक हुआ, दुनिया खत्म हो रही है भाई, उसमें कोविड का टाइम देखे थे, उनके पास खत्म, एंड है, पहली और दूसरी लेयर, लहर तो पूरी बवाल ही काट दिया था, कितने लोग लाइन्स में, उस खत्म दुनिया में भी लोग पैसे डाल दिए। ठीक है, वो कौन डाले? वो FIs ने डाला, DIs ने डाला। आज हम उसी को थोड़ी सी आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज समझ जाएंगे क्या होते हैं। ठीक है, FIs मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, DIs मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फॉरेन मतलब जो फॉरेन से पैसा आता है इंडिया में, डोमेस्टिक मतलब हमारी कंपनी जो डोमेस्टिक होता है। ठीक है, और करीब कुछ टाइम अभी तक हमारे पास FIs में लगभग 2.5-2.6 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। अभी कुछ टाइम से FIs आउटफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो मतलब पैसा FIs निकाल रहे हैं। अब न्यूज क्या चल रही है, पूरी चारों तरफ पैनिक करने वाले, कैसे कैसे पैनिक न्यूज चल रही है भाई, FIs भाग रहे हैं इंडिया से, फॉरेन इंस्टीट्यूशन में भाग, अरे भाग नहीं रहे भाई, थोड़ा सा अगर समझोगे चीजों को,
एफआईज ने इन्वेस्ट किया कुछ टाइम, कोविड के टाइम और सारी टाइम पे इन्वेस्ट किया, पैसा डाला, फिर एक टाइम पे पैसा प्रॉफिट बुकिंग भी तो होती है, प्रॉफिट भी तो बुक करता है आदमी। एक टाइम के बाद सही उसको प्रॉफिट में थोड़ा प्रॉफिट बुक करता है, उसके बुक करेगा, पैसा आएगा, फिर वो डालेगा ना, कि क्यों डालते ही जाएगा, डालेगा, बुक करेगा, फिर डाल, ये एक साइकिल चलती। अब उसमें डाला था। अभी पिछले एक साल में लास्ट के एक साल में ही मोटा मोटा जो हमारी इंडियन करेंसी है वो डिप्रिशिएट हो चुकी है, लगभग 9 से 10% पकड़ लो, 10%। मतलब 2012 के बाद सबसे हाईएस्ट डिप्रिशिएशन है ये अभी पिछले एक साल का, ठीक है। तो भाई समझो बात को, अब मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ, एफआईज ने जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बिग प्लेयर्स, अभी बता रहा हूँ कौन कौन है, कंपनीज, ब्लैक रॉक सब है उसमें आते, जेपी मॉर्गन बैंक में, अभी बता रहा हूँ। तो जो बिग प्लेयर्स ने कोविड के टाइम और बेस के टाइम, जब मार्केट से लोग भाग रहे थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के, दुनिया खत्म, उसमें उन्होंने पैसा डाला, ठीक, पैसा डाला। और उसके बाद जब उनको और उसके बाद धीरे उसका मार्केट देखो कितना हाईवे पे चला गया ना, सारा सब कुछ, सारा अच्छा, रियल एस्टेट इंडस्ट्री देख लो, स्टॉक मार्केट देखो, कोई भी इंडस्ट्री, यू नेम इट, दे बूम इट, सब बूम हो गया ना। तो भाई सस्ते में उन्होंने खरीद लिया माल, और ऊपर जाके अब बेचेंगे, माल बेच रहे हैं। तो पिछले 1-1.5 साल 2 साल में कहेंगे एफआईज भाग रहे, अरे भाग नहीं रहे भाई, वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और प्रॉफिट बुकिंग क्यों ना करें, करना भी चाहिए। एक तो उनको कम पे छोटे, मतलब सस्ते पे खरीद लिया, प्राइस फिर बढ़ गई, उसके वो तो फायदा मिला ही मिला, प्लस जो 10% का डेप्रिसिएशन हुआ, वो मतलब 10% तो ऑटोमेटिक उनको मिल गया, केवल करेंसी डिप्रिशिएट। जो इंडियन आईएनआर, यूएसडी आईएनआर जो हमारी इंडियन करेंसी है, वो डिप्रिशिएट हो गई डॉलर के अगेंस्ट में 10%। वो 10% का पिछले 2 साल में 15% तो ऑलरेडी उनको फायदा मिला ना, जो डिप्रिशिएशन हुआ उसका फायदा किसको मिल रहा है, ये समझ। देखो कम प्राइस उन्होंने 10 रुपए में माल खरीदा, ठीक है, प्राइस पहुंच गई 50 रुपए, अब वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो 40 रुपए का उनको फायदा हुआ, प्लस वो 40 रुपए तो फायदा हुआ, प्लस जो करेंसी एक्सचेंज है, एफआईज है ना, फॉरेन से आया है ना पैसा, फॉरेन के इन्वेस्टर है ना, तो ले भी जाएंगे, तो फॉरेन में ले भी तो जाएंगे फॉरेन में। तो वो करेंसी डेप्रिसिएशन का बहुत सारे कई रीजन से, गोल्ड और क्रूड और इन सब की वजह से भी बहुत, गोल्ड सिल्वर कहाँ आसमान में पहुंच गए। गोल्ड भी लगभग हमारा 90% इंपोर्ट लेते ही हैं हम, कैसे लेते हैं, यूएसडी देते हैं, डॉलर देते हैं, गोल्ड लेते हैं, समझ लो। डॉलर अगर हम दे रहे हैं तो किस में दे रहे हैं भाई, आईएनआर तो हमारा वीक हो जा रहा है ना, डॉलर में हम दे रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं, तो डॉलर हमारा जा रहा है, अगर डॉलर हमारा जा रहा है तो आईएनआर हमारा लो आ रहा है। अगर हम फॉरेक्स को कंपैरिजन करते हैं, यूएसडी आईएनआर ये होती है ना, ट्रेड जो होती है, तो हम अपना पैसा तो वीक कर रहे हैं, क्योंकि हम तो इंपोर्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है, हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो खर्चा करोगे ना, तभी खरीदोगे, खर्चा किसमें करोगे, डॉलर में खरीदोगे। डॉलर स्ट्रांग हो गया तो जो उनका 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट था वो 50 रुपए हो गया, प्लस 10% 15% और उनको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल गई, केवल डेप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन, बट डॉलर के स्ट्रांग होने से, आईएनआर के वीक होने से, समझ रहे हो। आईएनआर का वीक, क्रूड और गोल्ड ये सब तो जो हाई पहुंचा था, वो सब इसलिए तो मोदी जी ने इसलिए बोला ना कि भाई रुक जाओ, थम जाओ, अभी मत खरीदो, एक साल तक, कुछ टाइम तक गोल्ड और मत खरीदो, क्योंकि 90% में इंपोर्ट ही करना पड़ रहा है, करना पड़ के करते ही हैं। तो कुछ कंजप्शन रोको, जिससे कि किस लिए, क्योंकि करेंसी को मजबूत बनाने के लिए, डेप्रिसिएशन से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें टोटली चारों तरफ से हो रही हैं। इसी चीज को हम समझेंगे कैसे, समझ में आया। तो वो नहीं है कि एफआईज भाग रहे हैं, मतलब कि एफआईज भाग रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से भाग नहीं रहे भैया, वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, करना भी चाहिए, कर भी रहे हैं, कल करेंगे। फिर तुम लोग कहोगे कि दुनिया कहेगी कोलैप्स हो गई इंडिया इकोनॉमी, साहब दुनिया भर के पता नहीं कहाँ से कितने लोग आके कोलैप्स करवा देंगे, इंडियन इकोनॉमी को ही खत्म करवा देंगे, ठीक है, सब भूल जाएंगे, सब कुछ जैसे बंद, धंधा बंद। उसके बाद फिर हल्का सा डिप में आएगा, फिर बेचेगा कौन, जितने इधर रिटेल सारे हैं इन्वेस्टर, सब बेच देंगे माल और बेचेंगे, और फिर खरीदेगा कौन, वही एफआईज वापस खरीदेंगे, जो डिप ला रहे हैं ना, वही वापस एंट्री भी कर लेंगे, समझे। यार इस पर एक और अलग सी वीडियो बना दूंगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा, ठीक है। तो अभी हमने समझ लिया कि करीब 2.5 लाख करोड़ का मोटा मोटा एफआईज का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। डीआईज ने कितना, लगभग, अब डीआईज ना डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल में वो 3.75 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है हमारे पास। मतलब एक तरफ एफआईज बेच रहे थे, खरीद कौन रहा था, रिटेल के बस की बात नहीं है, डीआईज खरीद, उसको मेंटेन किया, डीआईज उधर वो बेच रहे हैं। अगर डेली का भी देख लोगे ना, तो 1000-2000 करोड़ का माल बेच देते हैं, और डीआई 1000 तो खरीद लेता है टक से, डीआई मतलब डोमेस्टिक इंडिया खरीद, वो बेच देता है, हम खरीद, वो बेच देते हैं, हम खरीद, ये मेंटेन करने के लिए, वरना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती। बट मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एफआईज भी बेच रहे हैं और इधर डीआई डोमेस्टिक सब बेच रहे हैं। जब दोनों बेचने लगते हैं ना, तब दिक्कत आ जाती है, समझ में आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है, अभी फिलहाल नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा एफआईज और डीआईज का 2.5 लाख और 3.75 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है अभी, ठीक है। मतलब ये सिर्फ स्टॉक मार्केट, मतलब मैं कहने ये सिर्फ स्टॉक मार्केट का नंबर नहीं है, ये इंडिया की फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी पर दुनिया का एक ट्रस्ट, भरोसा है,
ठीक है, जो चीजें जो साइकिल चल रही है ना, वो दुनिया का भरोसा है हमारी इंडिया, हमारी कंट्री। नहीं तो वो तो सारा माल निकल जाते भाई। क्यों चाइना प्लस वन बनते, क्यों एप्पल यहाँ पे आके बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करती, क्यों यहाँ मेक इन इंडिया के को फॉलो करती, क्यों कलकत्ता में अभी इलेक्शन हुआ उसके बाद जो बीजेपी गवर्नमेंट, वही गवर्नमेंट आई जो सेंट्रल में है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में जो एक सेम गवर्नमेंट होती है, तो डबल इंजन मतलब जबरदस्त लेवल वाली ग्रोथ होती है। क्यों यूपी में सारा क्राइम व्राइम खत्म होकर एकदम जबरदस्त लेवल पे 1 ट्रिलियन के उस पर चलने वाला चल रहा है, क्योंकि सेम उस पैरामीटर को फॉलो कर रहा है। आज जैसे ही इधर बीजेपी ने विन किया, कोई पार्टी वार्टी तो छोड़ दो, सब अलग बात है, उसका जो इन्वेस्टर, उसकी साइकोलॉजी बता रहा हूं मैं तुम्हें। इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करता है, उसकी साइकोलॉजी समझो कि भाई हमको तो प्रॉफिट से मतलब, इन्वेस्टर को तो प्रॉफिट चाहिए। वो देखता है तुरंत। वहां पे किसने, गूगल नहीं, गूगल है, अमेजॉन, गूगल है एवरीथिंग। सबसे बड़ा अभी अभी विशाखापट्टनम में है ना सबसे बड़ा डेटा सेंटर, उससे भी बड़ा उधर कलकत्ता में अनाउंस कर दिया। अभी तक क्यों नहीं अनाउंस किया, अब क्यों अनाउंस? भरोसा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंडिया पे भरोसा, तभी वो अनाउंसमेंट हुआ, वो चीज आगे बढ़ने लगी। ठीक है, तो ये हम मतलब इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एफआई और डीआई क्या होते हैं, इनका रोल क्या है, और ये पैसा लगाते कहाँ है, इंडियन इकोनॉमी को इससे कितना बेनिफिट हो रहा है, सारी चीजें। चाइना, ये हम अब हम इसको समझेंगे, चाइना प्लस वन स्टडी का क्या है, ये सारी चीजें हम इस पूरे 2 सेशन में बना दूंगा वीडियो को। एक सेशन में इसको समझेंगे, फिर दूसरे सेशन में बाकी चीज को समझेंगे। ठीक है, ईरान का क्या इम्पैक्ट हो गया, वॉर का क्या, और आईएनआर को, हमारे करेंसी को स्ट्रांग बनाने में हम क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पे कितना हम जैसे भी 14 से 15% मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया की, उसको 25% प्लस ले जाने की, 25 से 30% तक ले जाने की बात जो चल रही है, जो रोड मैप बन रहा है, उसको कैसे और वहां तक हम पहुंचा सकते हैं। ठीक है, मेक इन इंडिया का क्या है, टॉप 3, अभी जैसे कि अभी एक लास्ट वीडियो में बताया था क्यों हम 6 नंबर पे आए, वापस हम 4th पे और 6 पे, वो 3rd पे आने की कैसे थे, क्या उसका प्लान है हमारा, टीयर 2 टीयर 3 सिटी में क्यों इंप्रूव, क्यों इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ लाने की बात चली, उसका फ्यूचर क्या है, कैसे एक साथ ले जाकर 2047 में विकसित भारत बनेगा हमारा। तो ये सारी चीजें हम अभी उसको कंटिन्यू करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अभी कितना है 4, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में बना देंगे। ठीक है, तो अभी मेरा ये कहने का कंसर्न था कि भाई एक चीज और, आज है 15वीं, ठीक है, एक चीज और समझ लो, मतलब बाकी मैं दूसरे पार्ट में बना दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज है डेट है 15 में, 15 से 20 में का क्या प्रोग्राम है। मोदी जी 5 डेज की, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो 5 डेज के डिप्लोमेटिक टूर पे हैं। यूएई है, फिर नीदरलैंड है, फिर स्वीडन है, फिर कौन सी है, आई बिलीव इट्स यूरोपियन कंट्रीज ही है, अभी मैं देख रहा था। तो कम ऑन, ठीक है, स्वीडन है, और हाँ इटली है, और हमारा कौन सा है, इटली है। ठीक है, इटली है, राइट। तो ये जो है हमारा नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे मतलब कि क्या हो गया, 15 मई को हमारा कल यूएई में मीटिंग हुई, मोदी ट्रिप पे है, 5 डेज की ट्रिप पे। उसके बाद नीदरलैंड, देन स्वीडन, देन नॉर्वे एंड देन इटली। भाई कल क्या अनाउंसमेंट हुआ है, देखो यही सारी चीजें होती है। यूएई उधर निकली, कहां से, किससे निकली, वो क्या नाम है उसका, जो ओपेक से उन्होंने अपने आप को बाहर निकाला ना, लास्ट उसमें अनाउंस किया था उन्होंने कि हम भाई ओपेक छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे सारे वेस्ट हो जा रहे हैं, तो हम तेल निकाल करें क्या, जब बेचने नहीं दे रहे हो हमको, हमारी इकोनॉमी में दिक्कत आ रही है। वो क्या, हटाओ, निकलो बाहर ओपेक से, बाहर निकल गए, धीरे धीरे इराक भी निकल जाएंगे। ठीक है, वो अलग कहानी, कतर सब निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे ये सारी सब स्ट्रेटेजिक होता है यार, सब जियो पॉलिटिक्स का, उस पर भी कुछ चीजें मैंने बनाई है, वीडियो देख लेना, वो सब एकदम कनेक्टेड है, ऑल कनेक्टेड। उसको हमको डिकोड करना आना चाहिए बस। और देखो उसका आज सबसे पहले कल कहाँ का, यूएई, सबसे पहला डिप्लोमेटिक टूर में सबसे पहला उन्होंने यूएई को रखा। और तो कल क्या अनाउंसमेंट हो, यूएई ने कर दिया, शेख साहब ने, उन्होंने क्या अनाउंसमेंट कर दिया, उन्होंने सीधा $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। आरबीएल बैंक एंड सब इन्वॉल्व है इसमें, $5 बिलियन प्लस, ये तो किया ही किया, प्लस जो ये क्रूड ऑयल और ये पेट्रोल डीजल जो क्राइसिस चल रही है स्टेट हार्मोज की, उसमें उन्होंने कहा कि अब 30 बिलियन बैरल्स का स्ट्रेटेजिक जो होता है, स्ट्रेटेजिक स्टोरेज जो होती है, उसमें 30 बिलियन बैरल और ऐड कर दिया है यूएई ने। कि हम अब ये सोचो, यही होती है पॉलिसी मेकिंग, यही होती है डिप्लोमेसी, कि किस तरह से भाई प्राइम मिनिस्टर घूम घूम के सारी चीजें करवा रहे हैं, और यहाँ पे इंडिया इकोनॉमिक कोलैप्स की बातें चल रही हैं बहुत सारे लोगों जगह पे, मैंने देखा। दैट इज नॉट फेयर। देखो क्या आ रही है, पढ़ो लिखो जाकर, देखो समझो, समझ में वहां पे 5 बिलियन का तुरंत इनफ्लो आ गया हमारे इकोनॉमी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, प्लस जो 30 बिलियन बैरल्स का एक्स्ट्रा रिजर्व मिल गया हमें, प्लस जो नेचुरल गैस है, जो तुम्हारी नेचुरल नहीं, वो एलपीजी है, उसके लिए अलग से उन्होंने स्टोरेज, एक्स्ट्रा स्टोरेज उसके लिए भी दे दिया कि लो भाई ये भी लो। ये क्यों तैयारी चल रही है, इसकी तैयारी चल रही है कि हम पे कोई ज्यादा इंपैक्ट ना आए, समझ रहे हो। प्लस हमारा इधर जो साउथ में हमारा तमिलनाडु और आंध्रा में जो ऑलरेडी रिजर्व, पेट्रोलियम रिजर्व है, वो ऑलरेडी रखा ही हुआ है, उसको यूज, कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको यूज करेंगे, वहां से कोई दिक्कत आई तो फिर इधर है, उधर रशिया तो अपना है ही है, सब मतलब एकदम पूरी तरह से तैयारी चल रही है,
समझ रहे हो। और फिर धीरे धीरे आगे फिर उसके बाद स्वीडन वुडन जाना है उनको, नॉर्वे जाना है, इटली जाना है, क्योंकि वहाँ क्यों वहाँ एआई और सेमीकंडक्टर्स की डील करनी है कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग लाने की, यहाँ पे हम प्लांट लगाओ, यहाँ पे बनाओ। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इन्वेस्टमेंट इन्फ्लो आने की तैयारी चल रही है और आ भी रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें बताती, अभी जो लास्ट कुछ टाइम पहले, जो कुछ दिन पहले पीएम मोदी जी ने अनाउंस भी किया कि भाई कुछ चीज़ें कंट्रोल, तो वो उस पर बहुत बवाल हो गया। अरे भाई उससे पहले 1965 में शास्त्री जी ने भी किया था, जब नारा लगा था जय जवान जय किसान, जब फूड की क्राइसिस आ गई थी कुछ करके, तो हम पूरा उस पर यूके पे डिपेंडेंट थे उस वक्त, थे ना। तो वहाँ यूएस पे भी डिपेंडेंट थे, तो उसको लाने के जय जवान जय भाई थोड़ा एक, हाँ वो था कि एक दिन का व्रत, एक दिन का फास्ट रखो पूरी इंडिया, सबने सोमवार का फास्ट रखा था कि उसमें फूड की बड़ी क्राइसिस हुई थी। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने भी बोला था, वो भी बोली थी, पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पार्टी समझो। उसके बाद फाइनेंशियल मिनिस्टर साहब उन्होंने भी कई बार 1991 में भी कई बार मनमोहन सिंह ने करवाया चीज़ों को, स्ट्रेटजी बदलवाई। तो ये सब कितनी क्राइसिस आई यार, कितनी क्राइसिस आई, उसके बाद क्या दुनिया खत्म हो गई। हिस्टोरिकल पैटर्न को समझो, क्राइसिस आती हैं, वॉर्स होते हैं, वर्ल्ड वॉर्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद फिर एक नई ग्रोथ होती है। और उसी सब क्राइसिस में ही सब जो जिनके पास दिमाग होता है, जो पढ़ते लिखते हैं, जो समझते हैं चीज़ों को, जो पैटर्न समझते हैं, जो हिस्टोरिकल पैटर्न समझते हैं, वो वहाँ इन्वेस्ट करते हैं ऐसे ही मौकों पे, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर हों, चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हों, चाहे वो हम हों। तो हम वो मिस नहीं कर सकते हैं। हमने देखा है, हमने 8-9 वाला भी क्राइसिस देखा, उसको पढ़ा, उसके पैटर्न को समझा, पहले भी कई क्राइसिस के पैटर्न को समझा, फिर हमने कोविड को, हर क्राइसिस के बाद, क्रैश के बाद फिर टक से ऊपर। तो उसको हमें समझने की जरूरत है। ये अपॉर्चुनिटी है अगेन हमसे कि हमारे इंडिया पे इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो किसी भी वेज में किया जाए। चाहे तुम रियल एस्टेट में करो यार, प्लॉट खरीद लो भाई, टियर 2 टियर 3 सिटी में जहां मिल रहा, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारी, वहां प्लॉट्स खरीद लो, इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो बाकी और भी जो मैंने टॉपिक सारे बताए हैं, कुछ टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं, FDI क्या है, चाइना +1 क्या है, क्यों चाइना +1 का हमको क्या फायदा है, ईरान वॉर इम्पैक्ट क्या है, आईएनआर हमारे, आईएनआर को कैसे आईएनआर को अप्रिशिएट, जो डेप्रिसिएशन उसी को कम करने के लिए तो गोल्ड क्रूड ऑयल को भाई 135 मिलियन का तो हम केवल इंपोर्ट करते हैं डॉलर्स में, 135 मिलियन डॉलर्स का केवल इंपोर्ट करते हैं भाई हम, समझ रहे हो। और क्या नाम है उसका, गोल्ड को करीब 95 मिलियन डॉलर्स है, उसको दोनों को मना किया। और फिर जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने क्या मना किया कि फॉरेन ट्रैवल मत करो, फॉरेन ट्रैवल में हमारा 35 मिलियन डॉलर खर्चा हो जाता है भाई, जा रहा है ना पैसा, आईएनआर जा रहा है, वो रोका उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने वेजिटेबल ऑयल्स का बोला, उसमें करीब 20 मिलियन डॉलर्स का उसमें वो है, मिलियन ही सारे बिलियंस में है, ठीक है, बिलियन डॉलर्स का उसमें निकल जाता है, पैसा निकल जाता है, तो उसको रोका कि कम करो भाई, ना निकले ज़्यादा, ओवरऑल बता रहा हूँ। फिर वो कौन सा ऑयल है, जो एक और ऑयल होता है, उसमें करीब 15 बिलियन डॉलर्स का आउटफ्लो होता है। वो बड़ी सोच समझ के बोला गया है, वो ऐसे नहीं बोला गया, हवा में नहीं बोला गया, वो बहुत सोच समझ के बोला गया। जितना कम कंजप्शन होगा क्योंकि यही सब सबसे ज्यादा हम वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट किस में कर रहे हैं, इंपोर्ट हमको तो डॉलर से खरीदना पड़ेगा ना बार बार, समझ रहे हो ना, बेस करेंसी तो वर्ल्ड की डॉलर ही है। तो भाई एक तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो 708 था, वो घट के 690 के आसपास आ गया ना। क्यों आ गया, क्योंकि करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है हमारी। तो इन सब चीज़ों से करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही मोदी जी ने ये 5-6 चीज़ें, जो भी ये 6-7 चीज़ें बोला है उन्होंने, जिससे कम से कम ये हमारा वो हो, क्या बोलते हैं, आउटफ्लो कम हो, ठीक है, डॉलर्स का आउटफ्लो कम हो हमारा, बाहर डेस्टिनेशन वेडिंग बाहर इंग्लैंड अमेरिका जाने के लिए, इसलिए तो मना किया कि भाई डॉलर कम खर्च करो, बचा के रखो। उनका कहने का ये मतलब था कि तुम कहाँ से डॉलर, तुम गोल्ड कहाँ से, ज्वेलरी हम कहाँ से खरीदते हैं, हम तो जाके दुकान से खरीदते हैं, दुकान कहाँ से लाती है, वो उनको कहाँ से मिलता है, और वो उनको बैंक से मिलता है, बैंक जो आगे और भी सेंट्रल बैंक से लाते हैं, सेंट्रल बैंक कहाँ से खरीदता है, वो बाहर दुनिया से खरीद रहा है। 90% हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, पैदा नहीं कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो डॉलर के अगेंस्ट में हो रहा है, इसी वजह से हमारी करेंसी वीक हो रही है, ठीक है। इतनी वीक इसलिए हुई है, अचानक 2012 के बाद 10% का जो डिप्रिशिएशन हुआ है, डिप्रिशिएट हुई है। तो क्रूड ऑयल वगैरह ये सब चीज़ें जो इतना बवाल काट दिया उधर, उससे भी हमारा इम्पैक्ट है। तो इसलिए कम भाई निकलो, वो बोले ना कि वर्क फ्रॉम होम कर लो, मत ज़्यादा कार पुलिंग वगैरह कर लो, ये सारी चीज़ें बोला उन्होंने, तो बड़ा सोच समझ के बोला गया है। बहुत बड़ा चेंज नहीं हो जाएगा, लेकिन काफ़ी हद तक चेंज आ जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा हमें कैसे रोक के रखना है चीज़ों को। रोक थोड़ी देर, एक पता नहीं कि एक रैली, फिर एक कंसोलिडेशन का फेज आता है, फिर एक नेक्स्ट रैली की तैयारी, क्योंकि नेक्स्ट रैली की तैयारी के लिए उस कंसोलिडेशन फेज में थोड़ा सा संभल कर, ठीक, तैयार रहो, क्योंकि हम अगली नेक्स्ट रैली की तैयारी कर रहे हैं, तो जोड़ के रखो।
रोक के रखो, इसलिए उन्होंने बोला। और देखो जाके तुरंत अभी कल जाके यूएई गए। यूएई क्यों गए? यूएई गए क्योंकि यूएई ओपेक छोड़ा, समझ रहे हो? ओपेक छोड़ा, यूएई ने ओपेक छोड़ा और वो सबसे ज्यादा उसके बाद पेट्रोलियम ओपेक तो छोड़ दिया, अब वो बेचेगा। टक से हम पहुंच गए वहां कि लो भैया बताओ, तुरंत उन्हें 30 बिलियन बैरल का एक्स्ट्रा स्टोरेज उन्होंने दिया, $5 बिलियन का अलग इन्वेस्टमेंट उन्होंने अनाउंस कर दिया। हुआ ना फायदा? अभी स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड और इटली से अलग कुछ वहां पे एआई, सेमीकंडक्टर, इन सबकी भी लेके आ रहे हैं, डील होगी, बड़ी बड़ी डील्स होंगी, वो आएंगे, करेंगे इन्वेस्टमेंट जैसे हुई नहीं। तो ये सब चीजें हमें बहुत सोच समझ के, हमें तुरंत किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि अरे ये खत्म हो गया, देखना चाहिए। बाकी दुनिया में भी देखो 40-40% पेट्रोल बढ़ गया, तो उसे सोचना चाहिए, समझना चाहिए। बाकी दूसरे वीडियोस में, अगले पार्ट में मैं और कुछ ये सारी चीजें को और अच्छे से डेटा वाइज एक्सप्लेन करूंगा। चलो दोस्तों, बने रहो हमारे साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय एंड टेक केयर। एंड दिस इज द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। बाय द डिप, बाय द डिप, बाय द डिप एंड होल्ड, हैव पेशेंस, एवरीथिंग इज गोइंग इन वेरी गुड वे। कुछ टाइम की बात है, फिर एक नया हाई बनने वाला है हमारा, ठीक है? थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।